प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज फाइनेंशियल रिफॉर्म को हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था इस पे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इस वजह से उसका मैंने आधा पार्ट ही उसमें कंप्लीट किया था, और अभी जो बचा हुआ हिस्सा उसके साथ मैं फिर से आया हूँ। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म इस बार कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसमें क्या है। तो इस बार हम इनोवेटिव बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली फाइनेंशियल रिफॉर्म के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और उसमें इनोवेटिव बैंकिंग की बात ना हो तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो बहुत सारे इनोवेशन हुए उसमें, उसके बारे में हम बात करेंगे और फाइनेंशियल रिफॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं क्या है इनोवेटिव बैंकिंग। सबसे पहले नो योर कस्टमर नॉर्म्स, जिसे हम KYC बोलते हैं। KYC के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स। तो चलिए देखते हैं कि करके। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइज्ड बैंक्स टू मेक द नो योर कस्टमर प्रोसीजर्स मैंडेटरी वाइल ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग द अकाउंट्स। RBI ने बैंक को एडवाइस किया कि KYC प्रोसीजर को कंपलसरी कर दो जब भी आप अकाउंट ओपनिंग करते हो या जब भी किसी का अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो। यानी आपके खाते में, आपके बैंक में किसी का भी अकाउंट है तो उसका KYC प्रोसीजर कंप्लीट करो ताकि आप अपने कस्टमर को पहचान सको। At the time of opening an account, a bank has to ensure that the prospective customer is the person who he/she claims to be. जब भी कोई अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में आता है तो बैंक को इंश्योर करना है कि जिसका अकाउंट ओपन हो रहा है वही वो कस्टमर है, कोई दूसरा नहीं है। दिस इज़ द प्रिवेंट fraudsters using the name, address and forged signature of others for doing fraudulent transactions, benami transactions, encashment of stolen check, drafts, dividend, warrants, etc. तो होता ही है कि अगर हम KYC अपडेट नहीं कर पाते कस्टमर का तो उसके बदले में कोई दूसरा आके उसे ऑपरेट करता है। इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे का कोई और ही कर रहा है, यानी पूरी तरह से वो गलत होता है। कभी कभी दूसरे का चेक लेके आ जाते हैं, चोरी किया हुआ चेक, उसका कैश ले लेते हैं। हमें पता नहीं होता कि कस्टमर कौन है तो हम दे देते हैं। तो बैंक को ये मेक श्योर करना है कि जब भी वो किसी का अकाउंट ओपन कर रहा है तो KYC उसका अपडेट हो और बैंक उसे पहचाने कि हाँ ये मेरा कस्टमर है। इस वजह से KYC अपडेट करना ज़रूरी है। बैंकिंग ऑपरेशंस आर susceptible to the risk of money laundering and terrorist financing. In order to arrest money laundering, where banks are mostly used in the process, it is imperative that they know their customer well. तो बैंक में क्या हो रहा है कि बहुत सारे टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी हो रहे हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग से बचने के लिए बैंक के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर को पहचाने। अगर वो अपने कस्टमर को पहचानेगी तो उसे पता रहेगा कि उसका ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है और कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो टेररिस्ट फंडिंग उसमें नहीं हो पाएगी। इस वजह से भी KYC अपडेट करना ज़रूरी है। RBI has issued the KYC guidelines under Section 35A of the Banking Regulation Act 1949 and contravention of the same will attract penalties under the relevant provision of the Act. Thus, bank has to fully comply with the provision of the KYC procedure. बोला कि जो KYC की गाइडलाइन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो सेक्शन 35A है उसमें दी हुई है, उसके हिसाब से बैंक को फॉलो करना है। अगर कोई भी बैंक इसे फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर RBI पेनल्टीज़ लगा सकती है। तो पेनल्टी से बचने के लिए भी बैंक को KYC प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप प्यार से कर लो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन KYC प्रोसीजर हर हाल में फॉलो होना चाहिए। तो ये रहा KYC के बारे में। आगे देखते हैं रिलैक्स्ड KYC प्रोसीजर। अच्छा, कुछ कस्टमर को रिलैक्स भी देना है, वो कौन कौन से? द रिलैक्सेशन इन KYC प्रोसीजर इज़ अप्लीकेबल फॉर लो इनकम ग्रुप कस्टमर, यानी वो कस्टमर जिनका इनकम लो है उनको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। इंडिविजुअल्स फॉलिंग अंडर द नो फ्रिल अकाउंट, अगर कोई भी कस्टमर ऐसा है जो नो फ्रिल अकाउंट में आ रहा है उसको भी KYC अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। अब नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स आर दोज हु कीप बैलेंस नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 इन ऑल दियर अकाउंट, FDR, करेंट, SB यानी सेविंग,
taken together and total credit summation in all the accounts taken together is not exceed 1 लाख in a year। तो बोल रहा है कि लो इनकम कस्टमर वो हैं जिनका जो टोटल बैलेंस है बैंक में 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिस तरह का भी अकाउंट हो इंक्लूडिंग एफडी, और उसका 1 साल का टोटल जो क्रेडिट है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो कस्टमर है वो लो इनकम कस्टमर माने जाते हैं। अच्छा, नो फ्रिल अकाउंट क्या है? उसमें बोला गया है कि आपको जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करना है और उसमें मिनिमम फैसिलिटीज़ होगी, आपको उसे एटीएम देना है तो वो नो फ्रिल अकाउंट हो जाएगा। उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की कंडीशंस नहीं होती है, आप यानी जीरो बैलेंस हमेशा मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरह के अकाउंट में केवाईसी देने की ज़रूरत नहीं है। और उस पर और भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका बैलेंस, और टोटल 1 साल का क्रेडिट ट्रांजैक्शन 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें टेररिस्ट फंडिंग की एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाएगी या ना के बराबर है, तो इस वजह से भी इसे बाहर रखा गया है। आगे देखते हैं म्यूचुअल बैंक। म्यूचुअल बैंक क्या है? इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्टर्ड बाय ए सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे सेंट्रल या रीजनल गवर्नमेंट चार्टर्ड करती है। अच्छा, विदाउट कैपिटल स्टॉक, बिना कैपिटल स्टॉक के, दैट इज़ ओन्ड बाय इट्स मेंबर्स हु सब्सक्राइब टू ए कॉमन फंड। अच्छा, इसके जो मेंबर होते हैं कॉमन फंड से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रॉम दिस फंड क्लेम्स, लोन्स एक्सेट्रा आर पेड। तो इस फंड से वो क्या करेंगे? क्लेम भर सकते हैं, लोन भर सकते हैं, इस सब चीज़ों को पेड करेंगे। प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन आर शेयर्ड बिटवीन द मेंबर। जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपने मेंबर्स में वो बांट लेंगे। द इंस्टीट्यूशन इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए सेफ प्लेस फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स टू सेव and to invest those savings in mortgage, loan stocks, bonds and other securities, and to share in any profit or losses that result. The members own the businesses. तो बेसिकली कुछ लोग मिलके इस तरह की बैंक बनाते हैं, वो आपस में जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफ़िल करने के लिए यहाँ से पैसे निकालते हैं और उसे भरते हैं, और अगर लॉस हुआ तो ये लोग आपस में मिलके भरते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपस में मिलके बांट लेते हैं। ये रहा म्यूचुअल बैंक। आगे देखते हैं फैक्टरिंग। ये क्या है? इट इज़ ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन विच ए बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल, दैट इज़ इनवॉइसेस। तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें जो बिजनेस वाले होते हैं वो अपने जो इनवॉइसेस है उसे बेच देते हैं। इनवॉइसेस मतलब कहीं पे उनका कुछ पेंडिंग है तो कोई कस्टमर उनको एक रिसिप्ट दे दिया, बोला कि ये मैं पैसे कुछ दिन के बाद पे करूँगा, तो उनका इनवॉइस बन गया, उसे वो बेच देते हैं टू ए थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। कॉल्ड फैक्टर, जिसको थर्ड पार्टी को बेचते हैं उसी को फैक्टर बोलते हैं। एट ए डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट्स पे देते हैं, यानी उनको जल्दी उससे पैसे, सपोज़ कि कोई मेरे पास बिल आया और उसका पेमेंट 5 तारीख को होना है और मुझे जल्दी पैसे चाहिए, मुझे 1 तारीख को पैसे चाहिए, तो मैं किसी को डिस्काउंट पे दे दूंगा कि चल सपोज़ मेरा 5,000 के बिल है तो मुझे 4,500 दे दे या 4,900 दे दे और तू 5,000 5 दिन के बाद ले लेना उससे। तो 1 तारीख को मुझे पैसे मिल जाएगा और 5 तारीख को जाके वो उस कस्टमर से पैसे ले लेगा। तो इस तरह के डिस्काउंट पे भी लोग बेचते हैं इनवॉइसेस को। फैक्टरिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट बाय लेंडिंग ऑफ मटेरियल्स और असेट्स टू अनदर पर्सन। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम फैक्टरिंग बोलते हैं। तो जो थर्ड पार्टी होता है उसे हम फैक्टर बोलते हैं, लेकिन जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे हम फैक्टरिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज़ वेरी पॉपुलर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे इस तरह के प्रोसेस काफ़ी पॉपुलर है। आगे देखते हैं माइक्रो फाइनेंस क्या है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस लैकिंग एक्सेस टू बैंकिंग एंड रिलैक्स्ड सर्विसेज। और इसका हिंदी में भी अनुवाद किया हुआ है, इसको देख लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। यह उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाओं का एक स्रोत है जिसमें बैंकिंग और संबंधित सेवाओं तक पहुंच की कमी है। यानी ये एक इस तरह का बिजनेस है या आप स्रोत बोल सकते हो जहाँ तक बैंक नहीं पहुंच पाती। यानी ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए एक माइक्रो फाइनेंस बनाया हुआ है, वहाँ तक हम वित्तीय सेवा यानी फाइनेंशियल सर्विस पहुँचा पाते हैं जहाँ तक बैंक की पहुँच नहीं हो पाती छोटे छोटे व्यापारियों तक। तो इसे माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। द टू मेन मैकेनिज्म फॉर द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू सच क्लाइंट आर एज फॉलोज। वो क्या है? रिलेशनशिप बेस्ड बैंकिंग।
फॉर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो एक रिलेशनशिप बेस्ड बैंकिंग है जो इंडिविजुअल के लिए होती है और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए होती है। ग्रुप बेस्ड मॉडल्स वेयर सेवरल एंटरप्रेन्योर्स कम टुगेदर टू अप्लाई फॉर लोन्स एंड अदर सर्विसेज एज ए ग्रुप। एक ग्रुप बेस में भी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये रहा माइक्रो फाइनेंस। एनीवेयर बैंकिंग, ये क्या है? नाम से ही पता चला, एनीवेयर, कहीं पे भी बैंकिंग कर लो। चलिए देखते हैं क्या। इट इज़ ए हाईली सिक्योर्ड एंड कन्वीनियंट सिस्टम फॉर ऑनलाइन रियल टाइम इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन अक्रॉस द बैंक। तो ये ऑनलाइन सर्विस है, आप कहीं से भी बैठ के रियल टाइम में इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एनीवेयर बैंकिंग ऑफर्स यू ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांजेक्शन पावर, कन्वीनियंस एंड ईज इन बैंकिंग। तो एनीवेयर बैंकिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन का पावर मिलता है, बहुत सारी ईज इन बैंकिंग, बहुत सारी आसानी होती है बैंकिंग करने में। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे बैंकिंग कर सकते हो। इसे एनीवेयर बैंकिंग कहते हैं, बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग। तो जो इनोवेशन हुआ तो यहीं से शुरू हुआ, ऑनलाइन बैंकिंग से। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसे हम ETF भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को। is simply the use of electronic means to transfer funds directly from one account to another rather than by check or cash। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब ETF, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप फंड ट्रांसफ़र करते हो। इसमें वन अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकते हो या एक बैंक से दूसरे बैंक में भी कर सकते हो, इस तरह के सर्विसेज। इससे आप चेक या कैश से करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना चेक और कैश के भी इस तरह के ट्रांजेक्शन यानी सॉफ्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आगे देखते हैं क्या, डायरेक्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विस। इट अलाउज कंज्यूमर्स टू ऑथराइज स्पेसिफिक डिपॉजिट सच एज पे चेक्स और सोशल सिक्योरिटी चेक्स टू देयर अकाउंट ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो इसमें कंज्यूमर को ऑथराइज़ करता है कि स्पेसिफिक डिपॉजिट कोई डिपॉजिट कर सकता है, सच एज पे चेक्स और सोशल सिक्योरिटी चेक्स और दियर अकाउंट ऑन ए रेगुलर बेसिस, अपने अकाउंट को रेगुलर बेसिस पे इस तरह की सर्विस वो दे सकता है। पेमेंट बाय फ़ोन सिस्टम, फ़ोन सिस्टम से भी पेमेंट कर सकता है। इसमें क्या, लेट कंज्यूमर फ़ोन दियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंज्यूमर फ़ोन करेगा विथ इंस्ट्रक्शंस, उस पर इंस्ट्रक्शंस देगा टू पे सर्टेन बिल्स, कि ये सर्टेन बिल इसे पे करो, और टू ट्रांसफ़र फंड्स बिटवीन अकाउंट, या अकाउंट के बीच में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दो। तो फ़ोन बैंकिंग इसे हो गई। पॉइंट ऑफ सेल ट्रांसफ़र टर्मिनल, इसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल में इट अलाउज कंज्यूमर्स टू पे फॉर रिटेल परचेज विथ ए चेक कार्ड, ए न्यू नेम फॉर डेबिट कार्ड। इसमें कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर वो अलाउ करता है पे करने के लिए जो उसके ड्यूज़ हैं थ्रू डेबिट कार्ड। दिस कार्ड लुक्स लाइक क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही दिखता है, बट विथ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, द मनी फॉर द परचेज इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम योर अकाउंट टू द स्टोर अकाउंट। यानी डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आप जो भी पेमेंट करते हो सेम टाइम आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, और क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है, वो आपके अकाउंट से बाद में डेबिट होता है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आगे देखते हैं इसमें क्या है, पर्सनल कंप्यूटर बैंकिंग सिस्टम। इट ऑफर्स कंज्यूमर्स द कन्वीनियंस ऑफ कंडक्टिंग मेनी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग ए पर्सनल कंप्यूटर। इसमें पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करके आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग, नाम से पता है इंटरनेट का यूज़ होगा। इन सच सिस्टम अलाउज सेटिंग वेरियस एक्सेस लेवल्स फॉर स्पेसिफिक यूज़र groups and controlling the authorization levels and transaction limits as assigned to various employees of your company। तो इसमें आप अथराइज कर सकते हो ट्रांजेक्शन के लिए, उसकी लिमिट डिसाइड कर सकते हो, आप बहुत सारे एम्प्लॉय को एक साथ इसके लिए अथराइज कर सकते हो, कोई इस तरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। होम बैंकिंग क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम होम रेदर दैन ए ब्रांच लोकेशन। तो इसमें आपको इस तरह की सुविधा मिलती है कि आप घर में बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपको ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं है।
होम बैंकिंग जनरली रेफर्स टू दियर बैंकिंग ओवर द टेलीफोन और ऑन द इंटरनेट। इसमें दो तरह की फैसिलिटी है, आप टेलीफोन से कर सकते हो या तो फिर इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। स्मार्ट कार्ड क्या है? इट समटाइम्स कॉल्ड स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, इसको कभी कभी स्टोर्ड वैल्यू कार्ड भी बोलते हैं। हैव ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्रेडिट इम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिकली इन द कार्ड, इसमें कुछ क्रेडिट अमाउंट डाला होता है, उसको आप जब चाहो तब खर्च कर सकते हो, लेकिन वो अमाउंट पहले आपको उस पर डालना पड़ेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट सिस्टम, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट क्रेडिट, इसको हम डायरेक्ट क्रेडिट भी बोलते हैं। इज़ ए बैंकिंग टर्म दैट डिस्क्राइब ए डिपॉजिट ऑफ मनी स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स इनटू ए बैंक अकाउंट by electronic fund transfer or other means where the payment is transferred directly to the recipient bank through a payment system। ये रहा डायरेक्ट डिपॉजिट सिस्टम। मोबाइल बैंकिंग, नाम से पता है मोबाइल बैंकिंग यानी थ्रू मोबाइल होगा। इट इज ए सिस्टम दैट अलाउज कस्टमर of a financial institutions to conduct a number of financial transactions through a mobile device such as a mobile phone or personal digital assistant। इसमें आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके या कोई डिजिटल इक्विपमेंट का यूज़ करके, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, यूज़ करके आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसको बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, ये क्या है? इट इज कम्युनिकेशन बैकबोन for the Indian banking and financial sector. All banks in the public sector, private sector, cooperative, etc. and the premier financial institution in the country are eligible to become member of the Infinet। तो इसको बोल रहा है जो इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क है क्या? इट इज़ ए कम्युनिकेशन बैकबोन, एक कम्युनिकेशन का बैकबोन है फॉर द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इंडियन बैंकिंग और इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर के कम्युनिकेशन का बैकबोन है क्या? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। सारे बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये सब या कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब एलिजिबल हैं इसके मेंबर बनने के लिए। ट्रेंड्स इन बैंकिंग, बैंक में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। अच्छा, ई बैंकिंग रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट इज़ लाइक ई बिजनेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ई बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं, इसको ई बिजनेस भी बोल सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज का। ई बैंकिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए वर्चुअल बैंकिंग, इसको वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग, इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं। ई बैंकिंग इज़ रिजल्ट ऑफ द ग्रोइंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ बैंक्स कस्टमर। ई बैंकिंग इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग। तो जो हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ती जा रही है, उस सब को ई बैंकिंग फुलफ़िल करती है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं बैंकिंग के लिए। आगे देखते हैं कुछ पॉपुलर सर्विसेज हैं बैंकिंग की, वो देख लेते हैं क्या क्या हो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे हम एटीएम बोलते हैं, बहुत फेमस है। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, ये सब पॉपुलर सर्विस है बैंकिंग की जो आज के समय में चल रही हैं। यानी बैंकिंग इनोवेशन यहीं से शुरू हो रहा है। वाइट लेवल एटीएम, नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैव entered the business of owning ATM where consumers of different banks can withdraw or deposit cash from their respective bank accounts. This model of ATM network where banks are not the owners is known as white label ATM. This reduces the cost of banks substantially as they do not incur any capital cost and hence this model is becoming popular। तो वाइट लेवल एटीएम जो है इसमें क्या है, नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैव एंटर्ड द बिजनेस ऑफ ओविंग एटीएम्स, जो एटीएम के बिजनेस में घुस गया, वेयर कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स कैन विदड्रॉ और डिपॉजिट कैश फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट। तो जहाँ पे कस्टमर्स अलग अलग बैंक के आएंगे वो पैसे विदड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक के हो वो कर सकते हैं। दिस मॉडल ऑफ एटीएम नेटवर्क्स वेयर बैंक्स आर नॉट द ओनर इज़ नोन एज वाइट लेवल एटीएम। तो इस तरह के जो एटीएम नेटवर्क हैं वहाँ पे होंगे जहाँ पे बैंक इसका ओनर नहीं होगा, इसे हम वाइट लेवल एटीएम बोलते हैं। दिस प्रोसीजर
दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बैंक सब्सटेंशियली। इसमें जो बैंक का कॉस्ट है वो घट जाता है क्योंकि बैंक को वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च नहीं करना पड़ता है। एज दे डू नॉट इनक्योर एनी कैपिटल कॉस्ट एंड हेंस, क्योंकि उसको वहाँ पे कोई अपना कैपिटल नहीं लगाना पड़ता, वहाँ पे मैन पावर नहीं लगानी पड़ती। दिस मॉडल इज़ बिकमिंग पॉपुलर। ये मॉडल आज के डेट में पॉपुलर हो रहा है। तो वाइट लेवल एटीएम से एक क्वेश्चन आया था अभी भी SBI मेन में 1-2 दिन पहले, तो इस पर आप ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्चुअल बैंकिंग। इट इज़ ए बैंक विथ ए वेरी स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट ब्रांच नेटवर्क। एक बैंक है जो बहुत ही स्मॉल या जिसकी कोई ब्रांच का नेटवर्क नहीं है, उसको हम वर्चुअल बैंकिंग बोलते हैं। इट ऑफर्स इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज बाय, ये अपनी फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करती है कैसे? टेलीफोन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, मेल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन सब के थ्रू फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करती है। बाय eliminating the cost associated with the retail banking, particularly bank branches, virtual banks may offer higher interest rates and lower service charges on their saving accounts than their competitors. तो इसमें वर्चुअल बैंकिंग में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट हाई कर देती हैं ताकि कस्टमर उनके पास अकाउंट आए और अकाउंट ओपन करें सेविंग अकाउंट के लिए, और इस तरह से उनकी सर्विस चलती रहे। तो वर्चुअल बैंकिंग में होती है, इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि लोग अपने इंटरेस्ट रेट हाई करके रखते हैं ताकि लोग आए और पैसे कैश डिपॉजिट करें। तो ये रहा वर्चुअल बैंकिंग, ये सारे ऑफर्स है जो वर्चुअल बैंकिंग देती है। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग बहुत फेमस है। तो आगे देखते हैं अदर न्यू ट्रेंड्स इन बैंकिंग। कुछ और न्यू ट्रेंड्स है बैंकिंग में, वो क्या क्या है? मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है, ये बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है? द ऑपरेटिव गाइडलाइंस फॉर बैंक्स ऑन मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया वेयर इशूड ऑन 8 अक्टूबर 2008। 2008 में इसका गाइडलाइन इशू किया गया था मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। Only banks who have received one-time approval from the RBI are permitted to provide this facility to customer। इसमें जिस बैंक को RBI की तरफ से अप्रूवल मिला है वही इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ये भी बहुत फेमस है। ये क्या है? टू यूज़ स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फॉर द परचेज ऑफ एन आइटम और फॉर पेमेंट ऑफ ए सर्विस एट ए मर्चेंट स्टोर, द कार्ड हैज़ टू बी स्विप्ड in a terminal known as point of sale और POS terminal kept at the merchant store। जब भी आप किसी दुकान में जाते हो, बड़े से स्टोर में आप सामान खरीदते हो, तो वहाँ पे एक छोटा सा मशीन मिलता है, आप उससे पेमेंट कर सकते हो। उसमें क्या करना होता है? अपना कार्ड डालना होता है, आप कार्ड उसमें स्वैप करोगे, वो एक अमाउंट उसमें फीड करेगा जितने का आप सामान लोगे, और फिर आप उसमें अपना पिन नंबर डाल दोगे। इस तरह से आपके खाते से वो पैसे डेबिट हो जाएगा। तो ये आज के डेट में बहुत पॉपुलर है मर्चेंट शॉप में। तो इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। POS है क्या? ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इज़ एन इंटीग्रेटेड PC बेस्ड डिवाइस। एक PC बेस्ड डिवाइस है विथ ए मॉनिटर। इसमें मॉनिटर लगा है, कीबोर्ड लगा है, प्रिंटर लगा है, कस्टमर डिस्प्ले लगा है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर लगा है एंड एन इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्रॉअर है, ऑल रोल्ड इनटू वन। ये सब एक साथ मिला हुआ है, एक साथ मिलके इसे हम POS बोलते हैं। मोर जनरली द POS टर्मिनल रेफर्स टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर चेकआउट। आप जनरली बोल सकते हो कि POS क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कम्बिनेशन है जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ये क्या है? द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 1995 वाज नोटिफाइड बाय RBI ऑन 14 जून 1995। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 1995, ये RBI ने इसे 14 जून 1995 में नोटिफाइड किया था इन टर्म्स ऑफ पावर कन्फर्ड ऑन द बैंक बाय सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 10 ऑफ 1949 टू प्रोवाइड फॉर ए सिस्टम ऑफ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अगेंस्ट बैंक। बहुत सारे कस्टमर बैंक में आके कंप्लेन करते हैं कि उनको शिकायत है बैंक से, तो उस तरह की शिकायत को दूर करने के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन बनाया गया ताकि कस्टमर वहाँ जाए और अपनी शिकायत करे, और उसे वो जो टीम है बैंकिंग ओम्बड्समैन की, उसे उनकी शिकायत को दूर कर सके। तो ये 1995 में बना था 14 जून को, तब से ये चल रहा है। और RBI को इसमें पावर मिली थी सेक्शन 35A से। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं क्या? डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल।
The Debts Recovery Tribunal have been constituted under Section 3 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act 1993. The original aim of the Debts Recovery Tribunal was to receive claim application from bank and financial institutions against their defaulting borrowers. The Debt Recovery Tribunal of India have become model institutions for many a country to follow. नाम से पता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये कर्जे को वसूल करने वाली एक इंस्टीट्यूशन है। इसमें क्या होता है, ये कंस्टिट्यूट हुई थी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रिकवरी ऑफ डेप्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 से इसे पावर मिली। अंडर सेक्शन 3 से इसको बनाया गया था। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो इसलिए हुआ था, रिसीव क्लेम एप्लीकेशन फ्रॉम बैंक, ये बैंक से क्लेम एप्लीकेशन रिसीव करता है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगेंस्ट दियर डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर। इसके जो डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर्स है उसके अगेंस्ट में एक क्लेम रिसीव करता है और उनको उससे वसूल करता है। तो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ कर्जा वसूलने के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे देशों ने इसको फॉलो किया। सर्विसेज ऑफ बैंक्स, क्या सर्विसेज ऑफ बैंक की आज की डेट में वो देख लेते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इस तरह की सर्विस बैंक देती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, ये क्या है, ए सेट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेटिंग हाउ particular types of transaction and other events should be reported in financial statement. IFRS are issued by the International Accounting Standard Board. तो IFRS को International Accounting Board इशू करता है। IFRS are sometimes confused with International Accounting Standard. इसको कुछ लोग कभी कभी confuse हो जाते हैं IAS से। IAS और ये दोनों अलग अलग चीज़ें। Which are the older standard? जो IAS था वो ओल्डर स्टैंडर्ड था, दैट IFRS रिप्लेस्ड, इसको IFRS ने रिप्लेस कर दिया है। IAS was were issued between 1973 to 2001. 1973 से 2001 के बीच में IAS इशू हुआ था बाय द बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, यानी इस कमेटी के द्वारा इसे इशू किया गया था। बेस रेट सिस्टम क्या है? Base rate system introduced in banking sector by the RBI with effect from 1st July 2010. 1st July 2010 को बेस रेट सिस्टम को RBI ने इशू किया था बैंकिंग सेक्टर के लिए। बेस रेट सिस्टम विल रिप्लेस बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट इंट्रोड्यूस्ड इन 2003. ओके, बेस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दीपक मोहंती कमेटी। इसको याद रखिए, दीपक मोहंती कमेटी के रिकमेंडेशन से बेस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। एम्स एट इन्हेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स एंड इनेबलिंग बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बेसल नॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। बेसल नॉर्म्स आर सेट बाय बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इन बेसल, स्विट्जरलैंड। 55 कंट्रीज सेंट्रल बैंक आर मेंबर ऑफ द BIS। तो बेसल नॉर्म्स बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है जो बेसल में सेटअप हुआ था, बेसल स्विट्जरलैंड में। इसमें 55 कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक, यानी हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से जो सेंट्रल बैंक होती हैं हर एक देश की, वो इसकी मेंबर्स हैं। बेसल 2 क्या था? इट इज़ ए गाइड टू कैपिटल एडुकेसी स्टैंडर्ड फॉर लेंडर्स। एक गाइड है, गाइडलाइन है जिसमें कैपिटल एडुकेसी स्टैंडर्ड्स जो लेंडर्स का है वो फिक्स किया गया है। द एम ऑफ बेसल 2 इज़ टू बेटर अलाइन द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर्स, सो कॉल्ड रेगुलेटरी कैपिटल विथ रिस्क। मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है इसमें बताया गया। बेसल 3 नॉर्म्स, इट विल बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम 1 जनवरी 2013 इन ए फेज्ड मैनर। ये 2013 से जनवरी से फेज्ड मैनर में ऑपरेशनल हुआ था। बैंक्स टू इंक्रीज दियर कोर टायर 1 कैपिटल रेशियो टू 4.5%, प्रोविजन फॉर ए कंट्री काउंटर cyclical capital conservation buffer of 2.5% by 2019. The total CRAR required Basel III is proposed at
5%। तो ये बेसल 3 नॉर्म्स था। रूल्स फॉर बेसल 3 क्या? RBI रिलीज्ड इट्स गाइडलाइन ऑन बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस ऑन 2 मई 2012। 2 मई 2012 को बेसल 3 का रेगुलेशन जो गाइडलाइंस है वो RBI ने रिलीज किया। गाइडलाइंस फॉर बेसल 3। Indian banks have to maintain Tier 1 capital or core capital at least 7% of their risk-weighted assets और ongoing basis। तो इंडियन बैंक अपनी टायर 1 कैपिटल या कोर कैपिटल का 7% मेंटेन करती है रिस्क वेटेड के लिए, ताकि उसका रिस्क को मेंटेन कर सके। द टोटल कैपिटल रेशियो इंक्लूडिंग टायर 1 एंड टायर 2 मस्ट बी एटलीस्ट 9%। तो इसका जो रेशियो होगा टायर 1 टायर 2 का 9% होना चाहिए। The tausal year ending 31st March 2013, bank will have to disclose capital ratio computed under existing guideline। तो ये गाइडलाइंस है फॉर बेसल 3 के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स विथ इंटरनेट बैंकिंग स्टार्टेड इन द अर्ली 1982। 1982 में पहली बार इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हुई थी, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, बट इट डिड नॉट बिकम पॉपुलर अंटिल द मिड 90s। लेकिन ये 90s तक पॉपुलर नहीं हो पाई थी। व्हेन होम इंटरनेट एक्सेस वाज वाइड स्प्रेड, जब ये होम इंटरनेट एक्सेस पूरी तरह से फैल गया तब इंटरनेट बैंकिंग जाके पॉपुलर हुई। इन 1999 गुजरात वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस ए स्मार्ट कार्ड लाइसेंस सिस्टम। गुजरात पहला स्टेट था जो 99 में स्मार्ट कार्ड लाइसेंस इशू किया। RBI has started that financial statements of banks need to be international financial reporting standards compliance for periods beginning on after 1st April 2011। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो फाइनेंशियल रिफॉर्म से रिलेटेड था, जो आपको जानना था। तो मुझे लगता है कि मैंने फाइनेंशियल रिफॉर्म अपनी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब इस पे जो थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा उसको हम जब इसका MCQ करेंगे तो कवर हो जाएगा। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।